हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उड़ान कैंपस बरवाला के यूट्यूब चैनल पर। और आइए मैं सचिन जागलन आपको लेकर चलता हूं हरियाणा जीके के एक ऐतिहासिक टॉपिक सांग परंपरा पर। आज हम दोहराएंगे हरियाणा की सांग परंपरा। तो सभी साथियों से अनुरोध करता हूं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी साथी हमारे साथ जुड़ सके। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सांग परंपरा की। देखिए, जो शैली होती है सांग परंपरा की, वो सांग शैली होती है। अब बात रही हमारी सांग शैली क्या होती है। तो देखिए साथियों, सांग शैली वो होती है जिसमें गाने के समय भी, नृत्य के समय भी वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता दिखाई जाती है। वीर रस की प्रधानता अक्सर हरियाणा में हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ ग्रामीण अंचल में हमें देखने को मिलती है श्रृंगार रस की प्रधानता। चाहे महिलाओं में दामन पहनने की बात हो, चाहे पुरुषों में धोती बांधने की बात हो, चाहे पुरुषों में पगड़ी पग खिंडका बांधने की बात हो, हाथ में लाठी लेने की बात हो, चाहे महिलाओं में चुंदड़ी ओढ़नी पहनने की बात हो, तो इन सभी को शैलियों को मिलकर बनती है सांग शैली, जिसमें श्रृंगार और वीर रस की प्रधानता रहती है। तो इसी की सांग रस को हम आगे बढ़ते हैं, सांग परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं कि बात आती है 1730 की। और 1730 में सांग परंपरा की शुरुआत होती है। परंतु सबसे पहले बात हमारी ये आई कि सांग परंपरा की शुरुआत किसने की, कौन था प्रथम सांगी जिसने सबसे पहले सांग परंपरा को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले सांग परंपरा को आगे बढ़ाने वाला था एक उत्तर प्रदेश का निवासी, जो उत्तर प्रदेश में भी कहां का था, मेरठ जिले का। और मेरठ जिले का जो व्यक्ति था उसका नाम क्या था, किशनलाल भट्ट। क्या था, किशनलाल। तो किशनलाल भट्ट के बारे में हम थोड़ी ही बात करते हैं, चर्चा करते हैं। किशनलाल भट्ट थे जो ये एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे हुए व्यक्ति थे। तो बहुत ही हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे। तो बात बहुत पुरानी है, लगभग 1720 की 18वीं सदी की बात मानी जाती है, 1730 के करीब, 1720 और 30 के करीब की। तो माना गया है कि एक बार कुछ व्यक्ति हवन यज्ञ अच्छे कार्य के लिए जंगल वन में गए हुए थे, ब्राह्मण जाति के। तो उनको राक्षस प्रवृत्ति के जो व्यक्ति थे, सांग करने में बाधा डालते थे, चाहे कह सकते हैं हम हवन यज्ञ करने में बाधा डालते थे। उस बाधा को दूर किया गया एक बार। और जब उनकी जीत होती है ज्ञानी व्यक्तियों की, सज्जन व्यक्तियों की, तो उस खुशी में कुछ आवाजें की जाती है, कुछ कमेंट किए जाते हैं, कुछ कॉमेडी की जाती है। उस कॉमेडी में सबसे अधिक हंसने और हंसाने का कार्य करते हैं किशनलाल जी भट्ट। और उसी समय से इनको एक कॉमेडियन के तौर पर देखा जाता है। और धीरे धीरे इतने फेमस हो जाते हैं कि इनकी फेमस क्या हो जाता है, इनकी प्रसिद्धि, किशनलाल भट्ट को एक सांगी की संज्ञा दी गई, जो कहां के थे, उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी। सबसे पहले भारत के सांगी किशनलाल भट्ट माने जाते हैं। परंतु हम तो हरियाणा से संबंधित है, बात आती है प्रथम सांगी। ये हरियाणा से प्रथम सांगी है, जो ये होते हैं सोनीपत जिले के। कौन से जिले के, सोनीपत जिले के। तो सोनीपत हरियाणा का वो जिला है जो हरियाणा में सांग परंपरा को वर्तमान में भी अपनी चरम सीमा पर पहुंचाने के लिए वचनबद्ध हुआ। और सबसे प्रमुख बात हमारी यह भी आती है कि जो सोनीपत जिला है उस समय यूपी का हिस्सा होता था। 20 जिले होते थे यूपी के अंदर। तो उस 20 जिलों में शामिल था सोनीपत, तो यूपी के अधीन था। तो मेरठ से लगते हुए क्षेत्र में और सोनीपत से लगते हुए क्षेत्र में जब भी सांग होता था, तो सोनीपत जिले का एक व्यक्ति दीपचंद ब्राह्मण, क्या नाम है, दीपचंद ब्राह्मण, जरूर भाग लेता था सांग परंपरा में। और इन्होंने क्या हुआ, सांग परंपरा से इतने प्रभावित हुए दीपचंद ब्राह्मण जी के स्वयं भी सांग करने लगे। तो हरियाणा के प्रथम सांगी कहलाए दीपचंद ब्राह्मण। अब हरियाणा में जब पहली बार सांग किया गया तो दीपचंद ब्राह्मण द्वारा, तो दीपचंद ब्राह्मण को उपाधियां दी गई और नामों से जाना गया। तो दीपचंद ब्राह्मण को किस नाम से जाना गया, बात ये रही हमारी। तो दीपचंद ब्राह्मण को जो उपाधि दी गई, जो और नाम से जाना गया, वो नाम जाना गया हरियाणा का कालिदास।
हरियाणा का कालिदास के नाम से जाना गया दीपचंद ब्राह्मण को। ये तो हुई हमारी बेसिक परंपरा के सांग परंपरा को शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे। एक किशनलाल भट्ट जी का नाम आता है, तो एक दीपचंद ब्राह्मण जी का नाम आता है। एक मेरठ से संबंधित हैं, तो एक सोनीपत से संबंधित हैं। हरियाणा का कालिदास कहा जाता है इनको। और रही बात हमारी एक और की सांग होता क्या है, ये तो सांग को करने वाले हैं, इन्होंने सांग को कैसे किया, सांग होता क्या है। सबसे पहले हम इस बात को दोहराएंगे। देखिए, बात की जाती है कि सांग कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, सांग मंडली कैसे होती है। अब मान लीजिए ये लकड़ी का तख्ता हुआ हमारा, हम वर्तमान की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जब सांग परंपरा की शुरुआत हुई तब से। लकड़ी का तख्ता हुआ, इसके चारों जो कॉर्नर हुए लकड़ी के तख्ते के, इन चारों कॉर्नरों पर लकड़ी के या कह सकते हैं हम बांस के यानी कि पोल लगाकर, तो उन पर क्या था, लालटेन लटकाई जाती थी इस तरह। तो आपको पता होगा लालटेन क्यों लटकाई जाती है, ताकि यहां पर प्रकाश रहे, लाइट रहे, यहां पर सांग करने वाले व्यक्तियों को हम स्पष्ट रूप से देख सके। तो इसका मतलब क्या हुआ, सांग रात में किए जाते थे, यही हुआ। तो इस तरह किया जाता था। तो जो बीच का हिस्सा होता था, ये यहां पर जो सांग परंपरा के लिए, सांग को करने के लिए जो उनके वाद्य यंत्र होते थे, जिसको हम गढ़वा बेंजू के नाम से जानते हैं, वो रखे जाते थे। और इसके चारों तरफ सर्कल के आकार में उस वाद्य यंत्रों को बजाने वाले व्यक्ति बैठते थे, जो उनको बजाते थे वाद्य यंत्रों को, वो बैठते थे। उनको वर्तमान की बात करें तो उनको साजिंदों के नाम से जाना जाता, कहा जाता साजिंदे। और जो सांग की विमोचन करते थे, यानी कि सांग को डेमो को प्रदर्शित करते थे, गाते थे, बजाते थे, नाचते थे, नृत्य करते थे, वो कभी इस कॉर्नर पर आते थे, कभी इस कॉर्नर पर, कभी इस कॉर्नर पर, कभी इस कॉर्नर पर। वो चारों तरफ घूमते हुए अपनी शैली को प्रदर्शित करते थे, अपने गायन को प्रदर्शित करते थे। और जो ऑडियंस यानी कि पब्लिक होती थी, वो यहां पर बैठी होती थी। ये सांग परंपरा कहलाता है हमारा। तो हमने अब नाट्य रूपांतर के रूप में हमने देखा कि सांग क्या होता है लकड़ी के तख्तों पर। 18वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई। किसने शुरुआत की, हरियाणा में किसने शुरुआत की। अब इसके बाद बढ़ते हैं कि सांग परंपरा को आधुनिक रूप देने वाले व्यक्ति कौन थे। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम सांग परंपरा को जीवित करने वाले और अब तक जीवित रहने के कारण को जन्म देने वाले व्यक्ति की बात करेंगे, पंडित लक्ष्मीचंद। सबसे पहले हम नाम लेंगे बहुत बड़े सांग परंपरा के नाम रखे जाने वाले पंडित लक्ष्मीचंद। हमने एक रागनी सुनी, मीराबाई नाम हूर का वाह बजना की लाड़ी देखी, कृष्ण कृष्ण राम रटैवा तन पे बगमा साड़ी देखी। इसके अंदर उन्होंने आखिरी बात बताई है कि मान सिंह गुरु मेरा मन खिली हुई फुलवाड़ी देखी। क्या बताया उन्होंने कि मैं मान सिंह गुरु का शिष्य हूं। तो इन्होंने सबसे पहले हम बात करेंगे इनके गांव की। तो एक रागनी चंदकंड के किस्से की प्रदर्शित होती है, नाम रखा गया तेरी झाकी के मां गोला मारू बांट गोफिया सड़का, एक निशाना चूकड़ दूना छलिया बालकपण का। जब इस रागनी की हम अंतिम पंक्तियों में जाते हैं, तो अंतिम पंक्तियों में कहा इन्होंने, गांव है मेरा सिरसा जाति, जाति कला को सिरसा जाति कहा जाता था। गांव है मेरा सिरसा जाति, जाति कला, गांव है मेरा सिरसा जाति। और मैं चेला मानसिंह ब्राह्मण का, चेला किसका बताया इन्होंने, चेला मानसिंह ब्राह्मण का, यानी कि मानसिंह ब्राह्मण के चेले हैं। तो क्या बताया उनको उन्होंने, अपना गुरु। अब मानसिंह थे जो, उनकी हम बात करते हैं तो माना जाता है कि वो बसोती गांव के थे, जमुना को पार करके। तो एक हमने रागनी सुनी, उसके अंदर जिक्र किया मांगेराम जी ने, क्योंकि मांगेराम जी इनके सबसे प्रिय शिष्य थे लक्ष्मीचंद के। उन्होंने जिक्र किया एक गायन में, काले मुंह की सैंपण होना छेड़े मेरे पिटारे ने,
चार पैर की कैरी सुना, समझा मेरे इशारे ने। लक्ष्मी चंद मसौदी पहुंचे, पूजन गुरुद्वारे ने। और मांगे राम भी बावड़े हो गए, देख के मेरे चुबारे ने। किससे तभी नजर मिली ना, दुनिया मरगी पहाड़ झुंडा के। खांडे राव परी ना, लाखों मानस गेट दिए गढ़ के। तो उन्होंने में उस कला में उन्होंने बताया कि जो मान सिंह ब्राह्मण थे, लक्ष्मी चंद मसौदी पहुंचे, पूजन गुरुद्वारे ने। ये बसोदी गांव के थे। कहां के थे? बसोदी। इस बात से हमें पता चला कि मान सिंह के शिष्य कौन थे? लक्ष्मी चंद, जो बसोदी गांव के थे। और लक्ष्मी चंद जी का गांव जाटी कला। और ये जाटी कला गांव कहां था? आपको याद होगा, सोनीपत जिले में। तो अब बात आती है यहां के बाद। अगर हम लक्ष्मी चंद जी का जन्म की बात करते हैं तो हमें उनकी मृत्यु की भी करनी होगी। जब जन्म की बात करते हैं तो जन्म 1903 में, और मृत्यु की बात करते हैं तो 1945 में। हरियाणा से संबंधित व्यक्ति हैं जो, वो 1945 तो हरियाणा के लिए ऐतिहासिक दिन था। क्यों? क्योंकि इसी 1945 की साल में तो पंडित लक्ष्मी चंद जी हमारे बीच नहीं रहे। यही 1945 है जब जाट मेहर सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी। यही 1945 है जब किसान मसीहा सर चौधरी छोटूराम जी हमारे बीच नहीं रहे। तो इसीलिए ये तो हमारे लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि यही 1945 है जब क्रिप्स मिशन की कहते हैं हम, उसकी शुरुआत के साथ मजबूती के साथ हरियाणा में, भारत में प्रवेश किया गया, भारत की आजादी की नींव रखी। ये तो हमारे लिए बहुत अहम साल माना जाता है। तो देखिए, अब इनकी बात रखेंगे हम, तो माना जाता है इनके प्रमुख शिष्य, सबसे प्रमुख शिष्य मांगेराम जी। कौन थे लक्ष्मी चंद जी के सबसे प्रमुख शिष्य? मांगेराम जी। अब इनके साथ साथ एक शिष्य और बहुत प्रमुख थे, जाट मेहर सिंह। अब तक हमने वर्णन किया है पंडित लक्ष्मी चंद का। अब बात करेंगे हम मांगेराम जी और मेहर सिंह का। अब सबसे पहले बात करेंगे मांगेराम जी की, जो लक्ष्मी चंद जी के शिष्य हैं, सबसे प्रमुख शिष्य। देखिए, पंडित लक्ष्मी चंद जी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और वर्णन करेंगे मांगेराम जी का। जब सांग परंपरा की बात आती है तो लक्ष्मी चंद का नाम आता है। तो लक्ष्मी चंद अधूरे रह जाते हैं, जिस प्रकार वर के बगैर वधु और वधु के बगैर वर अधूरा रह जाता है, अगर मांगेराम जी का नाम न लिया जाए तो। मांगेराम जी एक पार्ट है लक्ष्मी चंद जी का। तो देखिए, लक्ष्मी चंद जी की हम बात करते हैं, मांगेराम जी की बात करते हैं, तो मुझे इनका ये पता है, इनका जन्म कब हुआ? 1906 में। और मृत्यु कब हुई? 1967। मेरे को ये नहीं पता कि कौन सा गांव था इनका। किसी ने पूछा कि आपका गांव कौन सा है, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर रचना के माध्यम से बताया कि कौन सा गांव है। एक हम आपके सामने इनकी रागनी, उसके माध्यम से पता चला कि जाज के वहां बैठ गोरी राम रटके, ओढ़ना सिमाले तेरा पल्ला लटके। उसकी 3 कली के बाद जब अंतिम कली की रचना हुई तो उसमें इन्होंने बताया, रोहतक है जिला मारा हरियाणा में नाम, सोनीपत तहसील लागती पांडसी है गांव। लक्ष्मी चंद गुरु जाटी आले गंगा कैसा दाम, और आस्की में सांग सिक्या मांगे राम नाम। रहो मांगे राम सांग सिक्या लुट पिट के, ओढ़ना सिमाले तेरा पल्ला लटके। इस रचना के माध्यम से इन्होंने सभी बातों को क्लियर कर दिया। जैसे गांव की बात आती है तो उन्होंने गांव का नाम रखा पांडसी। वैसे अगर गांव की बात करते हैं तो सुसाना गांव इनका रोहतक जिले में। जन्म के बाद इसके ननिहाल में इनका पालन पोषण हुआ, तो इन्होंने अपने गांव का नाम रखा पांडसी। पांडसी ही नाम रखते अपने गांव का। और बात करते हैं इसकी, ये जिला है सोनीपत वर्तमान में। तो अभी मैंने बताया था रोहतक है जिला हमारा, हरियाणा में नाम। कौन सा जिला बताया था? रोहतक, क्योंकि रोहतक तो वही, सोनीपत तो 1972 में बना है। सोनीपत और भिवानी तो 22 दिसंबर 1972 में, परंतु ये बात तो 1967 में एक्सपायर हो गई। उस टाइम पे तो रोहतक जिला था। तो इन्होंने बताया कि रोहतक है जिला हमारा, हरियाणा में नाम, सोनीपत तहसील लागती पाणसी है का। लक्ष्मी चंद गुरु जाटी आले गंगा कैसा दाम, आस्की में सांग सिक्या मांगे राम नाम।
रहो मांगे राम ने सांग सिक्का रूप पिट के। तो इन्होंने अपनी बात बताई, तो गुरु भी इन्होंने इसी के अंदर बता दिया। लक्ष्मीचंद गुरु जाटी वाले गंगा कैसा दाम, लक्ष्मीचंद के शिष्य थे। माना जाता है इतने प्रमुख शिष्य तो द्रोणाचार्य के भी नहीं थे, कौरवों और पांडवों जितने मजबूत शिष्य लक्ष्मीचंद जी के मांगेराम जी थे। बात आती है कि लक्ष्मीचंद जी की एक बार मृत्यु होती है, तो उस समय पर जब 1945 में उसके पास होते हैं मांगेराम जी, तो उनके चेहरे को देखकर ये बता देते हैं कि 20 साल बाद मैं भी आपके पास आ जाऊंगा गुरुजी। तो उस समय 1945 में उनकी मृत्यु होती है, तो 1967 में 22 साल बाद उनकी मृत्यु होती है। तो उसी समय मृत्यु से 20 साल पहले एक रागनी बनाते हैं। गंगा जी के कंठारे पर झूले गदरे चार, कन्हैया जी झूल रहे संग रुक्मण झूल रही। इस रागनी के माध्यम से बता देते हैं कि मैं भी 20 साल ही जीऊंगा। तो जब 7 साल रह जाते हैं इनकी जन्म मृत्यु के 1961 में, ये एक रागनी और बनाते हैं। 20 वर्ष तक दुनिया का लक्ष्मीचंद याद दिलाया, तेरे रेत में आन मिलूंगा 7 वर्ष तक आया। गंगा मैया की धोख मारते थे, उसी को पूजा करते थे, उसी में स्नान करना पसंद करते थे। तो गंगा मैया को साक्षी मानकर ये बता दिया कि 1967 में मैं आपके पास आ जाऊंगा, कि रेत में मिलूंगा। तो उसमें अंतिम लाइन में इन्होंने ये बताया कि मेरे एक सोने का पहाड़ दिखाई देगा, मैं गुरुजी दिखाई देंगे, तो एक कथा सुनाऊंगा। उसके माध्यम से इन्होंने कहा भी है कि बुद्ध का सांग बना रखा था, कथा सुनावना लग गया, पास बिठा गया सबकी वो बात समझावना लग गया, सोने का दिया पहाड़ दिखाई नू बात बतावना लग गया, एक हाथी ने आन पहाड़ के चक्कर 4 लगाए, तेरे रेत में आन मिलूंगा 7 वर्ष तक आए। तो 7 वर्ष पहले ये बात बता दी थी कि मैं उस दिन मर जाऊंगा। सवरक्ष ला गए 7 वर्ष बताने के बाद 1967 में। तो इसके कारण इनको दी गई उपाधियां। अब उपाधि हम देखेंगे सबसे पहले मांगेराम जी की। तो इसके कारण कहा गया इनको कवि शिरोमणि। क्या कहा गया? कवि शिरोमणि। जब इनको कवि शिरोमणि कहा गया तो इन्होंने एक बात कही कि मेरे गुरुजी को मेरे नाम से नहीं पुकारा जाए, कि लक्ष्मीचंद के नाम से पुकारा जाए, उसको जो जो उपाधियां दी गई हैं वही उपाधियों से पुकारा जाए। लक्ष्मीचंद को पहले नाम से पुकारा जाता था, उसकी उपाधियों की कोई गणना नहीं थी। लक्ष्मीचंद की मृत्यु होने के बाद जैसे ही इन्होंने कहा तो लक्ष्मीचंद की उपाधियां को गिनती की गई। तो मांगेराम जी के कहने से कौन कौन सी उपाधि लक्ष्मीचंद जी को मिली, लक्ष्मीचंद की उपाधि मांगेराम जी की उपाधि के साथ लिखेंगे। लक्ष्मीचंद के कैरेक्टर में हमने लक्ष्मीचंद की उपाधि इसलिए नहीं लिखी ताकि आपको यह पता चल जाए कि लक्ष्मीचंद को जो उपाधियां मिली थी उनको बढ़ाने का श्रेय मांगेराम जी को जाता है, क्योंकि मांगेराम जी ने कवि शिरोमणि की उपाधि तब ली जब लक्ष्मीचंद को उपाधि दी गई और यह कहा गया कि लक्ष्मीचंद को उपाधियों के नाम से जाना जाएगा। तो उपाधियों का राजकुमार, उपाधियों का राजा, उपाधियों का मसीहा, तो ये हमारे लक्ष्मीचंद को ही कहा जाता है। जैसे लक्ष्मीचंद को क्या कहा जाता है? सूर्य कवि, आंसू कवि, अनपढ़ कवि, सूफी संत की मीरा, क्या कहा? सूफी संत की मीरा। और सबसे प्रमुख उपाधि आई इनकी संपूर्ण कविता का कालिदास। अब साथियों एक बात याद रखना, जो दीपचंद ब्राह्मण थे वो हरियाणा के कालिदास थे, ये संपूर्ण कविता का कालिदास है। दोनों में फर्क है, संपूर्ण कविता का कालिदास और हरियाणा का कालिदास। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मेहर सिंह की, जो लक्ष्मीचंद जी के, मांगेराम जी के साथ साथ बहुत अहम प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। तो टॉपिक रहेगा हमारा जाट मेहर सिंह पर्व। जब जाट मेहर सिंह की बात आती है तो नाम याद आता है उस
कला का, कि जो हरियाणा को उच्चतम स्तर पर लेके गई, और एक जाट का पुत्र होने के नाते इन्होंने सांग परंपरा को इतने आगे बढ़ाया जिस पर पारिवारिक दबाव था कि सांग परंपरा को आगे न बढ़ाया जाए। एक बात कही गई है, लक्ष्मी चंद का ज्ञान सुना तो ध्यान उरे ना लाले, तेरी काया में पाप गणे तू गंगा के साथ नाले। उसका रजाना चाहिए जो करके आदर मान बला ले, और मेहर सिंह उसका रजाना चाहिए जो करके आदर मान बला ले, और नाटन की मृता कार नहीं चाहे बालक वजन गवाले, और मेहर सिंह त्री कार गान की नाट्या ना करते, और घर आए मानस के सिर में काट्या ना करते, धोखा देके परदेसी ना डाट्या ना करते। ये रचना जाट मेहर सिंह की बहुत ही प्रमुख प्रसिद्धि के साथ प्रदर्शित हुई। तो बात करेंगे हम जाट मेहर सिंह की, बात रहती है जन्म की 1918 में और मृत्यु 1945 में, और जब मृत्यु की बात आती है तो 1945 में। तो गांव की बात आती है जब जाट मेहर सिंह का एक ऐतिहासिक गांव माना जाता है सोनीपत जिले में बरौना गांव। ये बरौना है सोनीपत जिले में। अब बात आती है कि जाट मेहर सिंह कौन थे। ये आजाद हिंद फौज के सिपाही थे। आजाद हिंद फौज वो थी जो सुभाष चंद्र बोस की फौज थी। अब बात करते हैं एक और रचना जाट मेहर सिंह की याद आती है। सारी जिंदगी जंग में खोदी गाली को न्या गाठ तन है, सदा जमाना याद करेगा कवि मेहर सिंह जाट तन है। जब इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं तो अंतिम पंक्तियों में इसकी बात कही जाती है कि इन्होंने बर्मा वाले बॉर्डर पर अपने प्राणों की आहुति दी थी। बर्मा वाले बॉर्डर जिसको म्यांमार भी कहा जाता है, वहां प्राणों की आहुति दी थी। तो ये जो प्रमुख व्यक्ति थे जो बहुत नजदीकी थे सुभाष चंद्र बोस जी के, नेताजी के, उनमें शामिल थे। तो जैसे ही इनकी बात आगे बढ़ती तो इनकी एक रचना और प्रसिद्ध होती है, दरबारा में आ रही और जीत हुई बेईमान की, छुट्टी लेके आया हूं मैं देखन शान ढान की, तड़के फांसी टूटूंगा मैं बाजी लगरी जान की, अरे जाट के घर में जन्म ले लिया कोन्या कारगान की, अरे टहल बजा ले पठान की तने गैल पठानी कर दी, रजपुता का बट्टा ला दिया अमर कहानी कर दी, दौड़ा बाणा बा साथ में तना ओड बाणी कर दी। ये चाप सिंह के किस्से से संबंधित एक रचना जाट मेहर सिंह ने प्रस्तुत की। ऐसी भी अनेक रचना जाट मेहर सिंह की है। साथ रहनिया संग के साथी, दया मेरे पे खेल दियो, देश के ऊपर जान जोक दी, लिख चिट्ठी में गेर दियो। इन रचनाओं का कान याद किया जाता है इनको। तो देखिए अब इनकी बात आती है जाट मेहर सिंह की, तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी उपाधि की। अब आपको पता है फौज में थे तो फौजी कवि कहा जाएगा इनको। फौज में थे तो वहीं पर शहीद हुए थे तो क्या कहा गया? शहीद कवि। शहीद कवि मरते नहीं, अमर होते हैं, तो कहा गया अमर कवि। और ये अपने नाम के साथ जाट लिखता था तो कहा गया इसको जाट कवि। और याद रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज थी जो उसका नाम था आजाद हिंद फौज, तो अपने नाम के साथ लिखते थे आजाद कवि। इतनी उपाधियों से अलंकृत सुशोभित इनका नाम लिया जाता है जाट मेहर सिंह का। तो हरियाणा में वो नायक हैं जो भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। नमन है ऐसे शख्स को। अब एक और बात याद आती जाट मेहर सिंह की कि जाट मेहर सिंह का कोई भी गुरु नहीं था, परंतु बहुत सी रचना ऐसी हैं कि इन्होंने जाट मेहर सिंह ने पंडित लक्ष्मीचंद जी को अपना गुरु माना। जैसे एक रचना याद आती है, आती जाती पुलिस कैदियों का हैया दिखा है, डोला डांट कहार गे मेरा पिया दिखा है। उसकी जब अंतिम पंक्ति दोहराई जाती है तो उस अंतिम पंक्ति में कहा जाता है, इतनी अच्छी नगर पियातने जान कड़े ते ली, लाहौर शहर की राही पियातने पहचान कड़े ते ली, इतनी अच्छी बात जाट के जान कड़े ते ली, लक्ष्मी चंद पे जाट मेहर सिंह लिया दिखा है, डोला जाट कहार के मेरा पिया दिखा है, आती जाती पुलिस कैदियों का हिया दिखा है। तो उन बातों से माना गया है कि इन्होंने अपना गुरु लक्ष्मीचंद जी को बनाया। किसको बनाया? लक्ष्मीचंद। ये एक फौज पर आधारित नहीं बनाते थे सभी रागनियां,
ग्रामीण आंचल पर आधारित भी बनाते थे। अपने पारिवारिक आंचल को भी इन्होंने इतनी तरह सजोया है, जैसे एक बताया इन्होंने खेती की रागनी भी बनाई है, उसके अंदर भी बताया गया इन्होंने, उसमें इन्होंने बताया कि 1 लाख क्या करे उड़ के डोरी बिन पतंग, किसी भी चीज के बरते बिना सहम लाग जा जंग, गावन और बजावन का के सब न हो से ढंग। इसमें इन्होंने ये बताया कि गावन और बजावन का के सब न हो से ढंग। तो इसमें इन्होंने बताया कि हर कोई व्यक्ति गाना और बजाना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गुरु के बिना। इसके बाद इन्होंने गुरु की उपाधि ली, और एक अपने गुरु की उपाधि किसको दी? पंडित लक्ष्मीचंद जी को। इस रचना के बाद इन्होंने लक्ष्मीचंद जी को अपना गुरु मान लिया और 1945 में ये शहीद हो गए। अंतिम रचना थी इनकी, जो अंतिम रचना मानी जाती है उस पर बहुत विवाद है। अंतिम रचना मानी जाती है इनकी कि 7 रैनिया संग के साथी, दया मेरे पर खेत दियो, देश के ऊपर जान जोक दी, लिख चिट्ठी में घेर दियो। हाँ, ये अंतिम रचना है, परंतु कुछ जगह पर यह भी रचना मानी जाती है इसकी कि सिंगापुर में इनकी जब मृत्यु हुई, उससे मरने से पहले, काफी समय पहले इन्होंने ये रचना बना के रख दी थी। तो इस तरह एक अहम नाम लिया जाता सांग परंपरा में पंडित लक्ष्मीचंद जी का, पंडित मांगेराम जी का और जाट मेहर सिंह जी का। आज हम सांग परंपरा में इतना ही दोहराएंगे। अगली वीडियो के लिए फिर मिलते हैं, तब तक जुड़े रहिए अब उड़ान कैंपस बरवाला के यूट्यूब चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आती है ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।